Hello, 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 hello. Welcome, welcome to the live session brought to you by Top Scholars. अभी देखो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, करेक्ट? महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं. आप लोग एकदम टेंशन में होंगे, राइट? और अभी जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आईसीएसई वाले बच्चे हैं, उनका अभी टाइम है थोड़ा, मतलब एक मंथ वगैरह उनको है अभी, करेक्ट? तो अभी आप लोग बहुत, मतलब हमने ऐसा सोचा कि यार ये बच्चे जो है बहुत टेंशन में होंगे, तो उनके लिए कुछ एक टॉप स्कॉलर की तरफ से एक फाइनल ऐसा एक, जैसे बोलते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा, तो वो टाइप में एक थोड़ा हमने ट्राई किया है कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पेपर के, तो जैसे आज हम देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1, तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे. बस मुझे आप लोग ये बता दो कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं, ठीक है? अगर आपने ये बता दिया कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो फिर मैं जो है फटाफट स्टार्ट करूँगा. तो जब मुझे बता देंगे कि मेरी आवाज़ आ रही है तब मैं स्टार्ट कर दूँगा. ओके, अब मैं थोड़ी बातें करता हूँ, जब तक कोई कमेंट बात नहीं करता, कमेंट में बताता नहीं है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, तब तक हम जो है जैसे अभी ये पेपर है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1, तो उसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं. अभी आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से रिड्यूस सिलेबस हो गया था, फिर उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, कुछ कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को पता है, कुछ पता नहीं है भी कि नहीं. तो ऐसे जो बच्चे हैं और जिन्होंने, कुछ कुछ ऐसे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन बस उनको एक लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए कि एक एंड में हमको बता दो, एक जिस्ट में बता दो कि क्या 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 आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है. या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है. तो ये इन सब बच्चों के लिए हमने एक जो है ये एक सेशन रखा है जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला सेशन, जिसमें वी विल सी कि what are the chapters that are going to be part of your exam, board exams, and what are the topics that important topics that you need to study or you need to know कि बाबा इसमें से जो है 2 मार्क का तो क्वेश्चन आ ही जाएगा या 3 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही, करेक्ट? तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख के स्टार्ट करेंगे. ओके, तो मुझे प्लीज़ कोई बता दो कि जो है आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है. अगर आप लोग बता दोगे तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि आवाज़ आ रही है, देन वी कैन कंटिन्यू. ठीक है, एकदम जो बच्चे टेंशन में हैं और जिनको लग रहा है कि क्या करें, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, या सर आप बताओ कैसे कैसे एंड में ज़रा देखें फटाफट फटाफट क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला. सो फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, फॉर दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो दोज हु वांट टू डू अ लास्ट मिनट ग्लांस, एक फटाक से देख लेते हैं क्या क्या आने वाला. तो ऑल दिस स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम, एंड आई होप मुझे आपकी आवाज़ आ रही है ना? करेक्ट. लेट्स से लेट अस कंसिडर, कोई रिप्लाई कर नहीं रहा है, शायद सब पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से लेट अस सी कि अगर आ रही है आवाज़ तो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो पहले हम देखते हैं कि हमारा ये क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और हमें उसमें कितना लिखना है. तो उसके ऊपर एक हम 10 मिनट बात करते हैं, 5-10 मिनट, और फिर आगे सेशन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, सो हमारा जो आज का सेशन है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द पेपर पैटर्न. ओके, सो पेपर पैटर्न में आपके देयर आर 4 क्वेश्चन. कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन. ओके, अब इन 4 क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, उसके अंदर एक पार्ट है, एक बी पार्ट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर भी ए पार्ट है और बी पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ वही है और क्वेश्चन नंबर 4 भी सिर्फ वही है. ओके, उसमें कोई पार्ट्स नहीं, इन 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कोई पार्ट्स नहीं. अब क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर का कौन सा टाइप है. ओके, तो जैसे हर एग्जाम में आपने अभी तक दिया है तो आपको पता ही होगा, मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है या पहला क्वेश्चन होता है, वो मोस्टली जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका MCQ होता है. 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा, आपको ऑप्शन चूज करना है और उसका जो है सिर्फ लेटर लिख के आना है, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. आप क्वेश्चन नंबर 1A आंसर नंबर 1 और फिर जो ऑप्शन है A B C D ऐसा जो कुछ भी है उतना ही लिखेंगे तो भी काफ़ी है.
ओके, बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि शायद सामने वाले को पता चले ना चले, ये भी दिक्कत हो सकती है। बट इसमें आपकी जिम्मेदारी ये है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो टू राइट द लेटर करेक्टली। ठीक है, आपका ए बी की तरह नहीं दिखना चाहिए, आपका डी सी की तरह नहीं दिखना चाहिए, या आपका ए डी की तरह नहीं दिखना चाहिए। तो ये ख्याल आपको रखना है कि जो है आप अगर सिर्फ लेटर लिख रहे हो, लेट्स ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, बी सी डी जो कुछ भी लिख रहे हो, वो सामने वाले को यानी जो पेपर चेकर है उसको सही समझ में आना चाहिए कि भाई क्या लिखा है, ए लिखा है तो ए। अगर आप अपनी हैंडराइटिंग पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेट्स से आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है, हैंडराइटिंग और आपको लगता है कि नहीं समझ में आ सकता शायद सबको, तो आप ये कीजिए, लेटर लिखा है उसके आगे डैश करके वो जो आंसर है वो आप वहाँ पे लिख दीजिए, सो दैट विल बी बेटर। बट टेक केयर कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बेटर है अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ए बी सी डी समझ में आता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आएगा सामने वाले को मेरा ए बी सी डी, तो फिर वो जो आंसर है वो आप बस लिख दीजिए, बट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये ख्याल आप रखें एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। तो एमसीक्यू आएंगे, ओके, उसमें हर एक एमसीक्यू जो होगा वो 1 मार्क का होगा, करेक्ट, और 5 दिए होंगे, उसमें से आपको 5 के 5 जो है अटेम्प्ट करने हैं। सो ऑल द 5 आर कंपल्सरी। तो ये 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो टोटल हो गए 5 मार्क, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बी की तरफ। इसमें है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव तो एमसीक्यू भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एमसीक्यू भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक अलग तरीके का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक हो गया, या ट्रू और फॉल्स हो गया, या मैच द फॉलोइंग हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है। मतलब एक ट्रू और फॉल्स पूछ सकता है, राइट, एक स्टेटमेंट दिया होगा, से वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या 2 मैच द फॉलोइंग दिए होंगे, है ना, तो वो हाफ मार्क का एक होगा, तो 2 मैच करने हैं, ऐसे भी आ सकता है। कोई फिल इन द ब्लैंक होगा, या शायद 1 मार्क टाइप क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर लेटेंट हीट, ऐसे, है ना, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं 1 मार्क के, जिसमें सिर्फ एक एक फॉर्मूला लिखना है, या एक लाइन लिखना है, या फिल इन द ब्लैंक करना है, या फिर मैच द फॉलोइंग करना है, या ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जितने भी बेसिक 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि ट्रू और फॉल्स टाइप आ जाए, या फिर आपका मैच द फॉलोइंग आ जाए, तो ये एक्सपेक्टेड है। ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, 1 सेंटेंस आंसर एक्सपेक्टेड है। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करके 2-2 लाइन का, 4-4 लाइन का, 5-5 लाइन का ऐसे बड़ा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 1 सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में इस आंसर को खत्म कर सकते हैं, अगर ये 1 सेंटेंस का आंसर है, ओके, 1 मार्क का ही है सिर्फ। तो डेफिनेशन पूछा जाएगा, या फिर ऐसे कुछ तो ट्रू और फॉल्स का भी ऐसे कुछ पूछा जाएगा, बट नथिंग उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में इतना ध्यान रखना है कि आप बड़ा ऐसा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखना। सिमिलर ये पहले 1A की तरह ही 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑल 5 आर कंपल्सरी, ठीक है, तो उसके 5 मार्क्स, ओके। अभी ये दोनों जो है वो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, इस पे और थोड़ा मुझे बताना है, बट उसमें बाद में आता है, पहले बाकी क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो अभी आता है क्वेश्चन नंबर 2A पे। तो क्वेश्चन नंबर 2A वेरी स्पेसिफिक है, इट इज गिव रीजन। तो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट, 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 2 कंपल्सरी करने हैं, तो एक जो है आपका ऑप्शन में है, ओके। तो वो तीनों में से कोई भी आप 2 कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का है, तो 2 × 2 जो है 4 हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A इज फॉर 4 मार्क्स, ओके। तो गिव रीजन में हम जानते हैं, गिव रीजन में आपको पॉइंट्स में रीजन देने हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट तो वो होगा कि वी नो दैट दिस इज बिकॉज, ऐसे आंसर होगा, तो उसके आगे 2-3 पॉइंट, या फिर डायरेक्टली पॉइंट स्टार्ट करके दैट्स इज द रीजन, दिस इज दिस, है ना। तो वो जो क्वेश्चन का सेंटेंस है वो आप सेम फर्स्ट लाइन में डाल सकते हो, एंड लाइन में डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पर ज़्यादातर क्योंकि 2 मार्क का है, तो ज़्यादातर आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, 4 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत टाइम है एंड यू थिंक कि ये नेसेसरी पॉइंट है, बट ऐसा कुछ होता नहीं। 4 पॉइंट में आपका 2 मार्क का आंसर खत्म हो सकता है। सो इसमें 2 मार्क का गिव रीजन आएगा, ओके। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 2B, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2B में क्या है शॉर्ट आंसर, ओके। अब शॉर्ट आंसर क्या है, तो ये 2 मार्क का ही शॉर्ट आंसर, ओके। जैसे गिव रीजन था, अपन ने गिव रीजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट दिया होगा, तो स्टेटमेंट का रीजन देना है,
इसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक स्टेट द 3 लॉज ऑफ केपलर, ऐसे कुछ हो, या किसी चीज़ का कुछ डेफिनेशन पूछा होगा बड़े में ऐसे, तो दैट टाइप। तो इसमें भी आप 4 पॉइंट में जो है आंसर लिख सकते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है सिमिलरली। लेकिन इसमें क्या है कि टोटल 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको जो है सिर्फ 3 करने हैं। ओके, तो 3 के मार्क्स जो आप 5 में से जितने भी लिखेंगे, 5 कर 5 लेके फिर भी 3 के मार्क्स गिने जाएंगे। 4 करोगे तो फिर भी 3 के मार्क्स, 3 करोगे तो फिर भी 3 के मार्क्स, 2 करोगे तो 2 के मार्क्स। वैसे जितना आप करोगे उसमें से 3 के जो मार्क्स है उसके गिने जाएंगे, तो 3 इंटू 2 जो ये 6 मार्क्स हो जाएगा। ओके, ख्याल रखना कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसे पैराग्राफ और है ना 10 लाइन का पैराग्राफ, 10 सेंटेंस का पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं डबल समझ लो कि डबल पैराग्राफ, डबल लाइन्स लिखने हैं। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 लाइन्स लिखने हैं, ऐसे यू कैन कंसिडर। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट आंसर टाइप ही, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा टाइप है, उसका ही बड़ा भाई टाइप समझ लीजिए। ओके, so there are 8 questions in total. You will be given total 8 questions. Out of that, you have to solve only 5. Okay, so only 5 is compulsory. You can solve more, but at least 5 you have to solve. And each question is of 3 marks. तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, करेक्ट। अब जैसे यहाँ पे 2 मार्क के लिए हमने 4 सेंटेंस लिखे थे, तो 3 मार्क के लिए यू कैन कंसिडर, यू कैन राइट अप टू 6 to 8 सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। ओके, तो वो क्वेश्चन को जो आंसर करने के लिए यू हैव टू राइट 6 to 8 सेंटेंस, उससे ज़्यादा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। ओके, 6 मैंने अगर 3 को 6 बोला है तो 6 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 से थोड़ा ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लाइक 7, 8 उतना ज़्यादा लिख सकते हैं। ओके, बहुत बड़ा पेज भर के आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डेरिवेशन है, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ डिराइव करने बोला है, फॉर एग्जांपल आपके पेपर में ना एक क्वेश्चन आता है, डिराइव द फ्रॉम द केपलर्स थर्ड लॉ, टेल दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या फिर एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर वाला जो एक टर्म आता है, जो हम केपलर्स थर्ड लॉ से लेके आते हैं, करेक्ट। तो वो वाला थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, वो आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, बट वो डेरिवेशन है इसलिए पेज भर जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस है तो मैक्सिमम आप 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 6, 7 या 8 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। ओके, एंड देन कम्स द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रॉपर लॉन्ग आंसर है। ओके, 5 मार्क का है, 2 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 1 करना है। ओके, तो 1 करना है, तो ये टोटल 5 मार्क का है। गॉट इट। अभी ये लॉन्ग आंसर है, तो इसमें आपको मिनिमम 10 लिखने हैं, 10 से ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन 2-3 पेज भरने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे अगर आप देखेंगे सेंटेंस वाइज या स्टेटमेंट वाइज, तो आप 10 मिनिमम लिख के आओ, इतना बड़ा तो प्रॉपरली लिख के आओ कि 5 के 5 मार्क आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये जो है हमारा पेपर पैटर्न है। ओके, टोटल मार्क्स अगर हम गिनेंगे तो 5, 5, 10 प्लस 4, 14 प्लस 6, 20 प्लस 15, 35 प्लस 5, 40। तो टोटल जो है आपका 40 मार्क्स का ये पूरा पेपर है। ओके, अब हम जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तरफ। तो क्योंकि हमें फटाफट ग्लांस करना है कि देखना है हमें कि कैसे फटाफट हमको क्या क्या देखना है, तो मैं सारे जो चैप्टर्स है, क्योंकि हमें सारे चैप्टर्स हैं, हमें ऐसा कोई पूरा चैप्टर नहीं निकाला गया है रेडी सिलेबस में, तो सारे चैप्टर्स में जो जो सिलेबस का पार्ट है उसमें से वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट वी हैव टेकन दिस एंड विल गो थ्रू फटाफट, विल नॉट वेस्ट मच टाइम एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। आपने पढ़ रखा होगा सब कुछ, बट आपको बस याद दिलाने के लिए, जस्ट एक लास्ट मिनट ग्लांस देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, वैसे हम जाएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हमारा सबसे पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहले देखेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन मतलब अलग अलग 3 लॉ है। ठीक है, 3 लॉ में से कोई एक लॉ भी पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, कोई 2 लॉ भी पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए, कोई 3 लॉ भी पूछ सकते हैं 3 मार्क के लिए, और 3 लॉ विद द डेरिवेशन ऑफ एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 मार्क के लिए। ओके, तो ये सारे डोमेन में आता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 3 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, और 5 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑल प्लैनेट्स मूविंग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ओके, तो प्लैनेट जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। एलिप्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलिप्टिकल से आप फर्स्ट लॉ को याद कर सकते हैं। ओके,
देन लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, द लाइन दैट जॉइंस अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल एरियाज और इक्वल इंटरवल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके में। इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ओके, अगर कोई प्लैनेट किसी सन या किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो, ओके, so this is law of area. Then we go to third, okay, then we go to the third law, that is law of periods, okay, that is t square is directly proportional to r cube, okay, t square is directly proportional to r cube, t square is directly proportional to r cube, okay. तो टाइम पीरियड t यहाँ पे जो है वो टाइम पीरियड है, करेक्ट, दिस इज द टाइम पीरियड, और r क्या है, r इज द रेडियस, है ना, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ओके, ठीक है, ठीक है, नाउ वी, ओके, सो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है, so this is the law of periods. Now we move forward, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट एंड सेंट्रल फोर्स, ये बात ध्यान देना जरूरी है कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स एंड इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। देन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, ये जरूरी है जानने के लिए कि क्या स्टेट करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी हैविंग मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी हैविंग मास विद अ फोर्स, ओके, एवरी अदर बॉडी हैविंग मास विद अ फोर्स, तो कोई भी दो बॉडी है उनके बीच में अगर डिस्टेंस r है, और अगर लेट्स से उनका जो क्या कहते हैं उसे मास अगर m ऐसे पकड़े या m1 m2 ऐसे पकड़े, तो अगर ऐसा कुछ है तो व्हाट वी कैन से हियर कि उनके बीच में एक फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, ओके। तो इसके बाद आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है अट्रैक्शन वाला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, करेक्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे अगर ये मास m1 है, ये मास m2 है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस r है, करेक्ट, और तो अगर दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो F है, करेक्ट, तो कैसे होगा, m1 का m2 के ऊपर फोर्स क्या होगा, F12, जो इस तरफ डायरेक्शन होगा, और m1 का फोर्स जो m2 के ऊपर होगा दैट विल बी F21, है ना, करेक्ट। तो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब इसमें टेक्निकल में जाते हैं हम लोग, क्या क्या है इसके अंदर कि F12 इज इक्वल टू F21, तो जितना फोर्स m1 m2 के ऊपर लगाएगा will be similar to the force जो m2 m1 के ऊपर, ओके। सो नाउ टेक्निकली पार्ट देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r square, ठीक है। तो हमने जैसे पहले देखा था कि दोनों के मास का जो प्रोडक्ट है उसको जो है वो फोर्स प्रोपोर्शनल है, और जो रेडियस है उसके स्क्वायर को जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। नाउ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल था तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, और ये जो कांस्टेंट है दैट इज द ग्रेविटेशनल, ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ओके, ठीक है। बताते हैं where g is the proportionality constant of proportionality, it is called the universal gravitation constant, correct। g का वैल्यू कितना है, तो g का वैल्यू है 6.67 into 10 to the power -11, ओके। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको जो है वो कहीं ना कहीं ये वैल्यू आ जाएगा। तो याद रखो कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला में मतलब g का वैल्यू आपको दिया होगा, m1 का वैल्यू दिया होगा, m2 का वैल्यू दिया होगा और r का वैल्यू दिया होगा, तो f फाइंड करना है, या फिर f दिया होगा तो दूसरे का मास बताओ, किसी एक का मास दिया होगा, किसी एक का मास नहीं दिया होगा तो दूसरे का मास बताओ, वैसे, या f दिया है, m1 दिया है, m2 दिया है, g दिया है और डिस्टेंस बताओ दोनों के बीच में। तो एक पूरे फॉर्मूले में कोई भी एक चीज़ पार्ट मिसिंग होगा और बाकी सारे पार्ट्स का वैल्यू आपको दिया होगा,
और वो सब कुछ आपको फाइंड करना है, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। ओके, तो आगे हम देखते हैं क्या क्या है। यस, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। देखो, अर्थ अभी जैसे फोर्स लग रहा है ना, हमने बात की थी कि फोर्स लग रहा है, करेक्ट। अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। अगर फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो भी तो आएगा। अभी वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अर्थ जो है किसी भी बॉडी को अगर फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, तो उस फोर्स में उस बॉडी का मास होगा और वो खींचने का जो है वो एक्सेलरेशन होगा, करेक्ट। तो वो जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी उसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये Gm/r², ठीक है, वेर m इज मास ऑफ अर्थ, करेक्ट, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, करेक्ट, और r जो है वो अर्थ का रेडियस है। क्यों अर्थ का रेडियस को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि दो बॉडीज जो है, फॉर एग्जांपल अगर अर्थ है तो अर्थ का सेंटर कंसिडर होगा डिस्टेंस के लिए, और अगर कोई दूसरा बॉडी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, मतलब हम हैं, लेट से हम लोग सरफेस पे खड़े, तो हमारे और अर्थ के बीच का डिस्टेंस तो वही हुआ ना जो अर्थ का रेडियस है, अर्थ के सेंटर से लेके हमारे सरफेस तक का डिस्टेंस, दैट विल बी सिमिलर टू द रेडियस, दैट्स वाई r² में जो है हमने क्या लिया है, अर्थ का रेडियस लिया है। ओके, सो g का वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ओवरऑल अर्थ के सरफेस पे यही सेम वैल्यू जो है वो हमेशा के लिए रहेगा, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ से रहेगा, टूवर्ड्स द अर्थ या फिर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए ऐसे, कोई यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए ऐसे, कोई यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए ऐसे, कोई यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए ऐसे, बट हर कोई खड़ा रहेगा तो उसके लिए अर्थ तो नीचे ही है, तो इसलिए हमने लिखा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना ये चीज़, उसमें बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। ओके, अभी कोई ऑब्जेक्ट जो फॉल करता है, गिरता है, ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशन फोर्स, क्यों, क्योंकि इन वैक्यूम देयर इज नो रेजिस्टेंस, ठीक है, वैक्यूम में देयर इज नो रेजिस्टेंस, और हम जब गिरते हैं तो इवन दो एयर होता है हमारे आसपास, बट देयर इज नो एज सच एयर, हमको ऐसे ऊपर उठाने के लिए इतना ताकत एयर में नहीं होता, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट व्हेन ड्रॉप विल फॉल अंडरगो फ्री फॉल, ओके, कोई और फोर्स नहीं लग रहा ना, एयर हमको ऊपर खींच रहा है, ना कोई अनबैलेंस करने वाला दूसरा कोई फोर्स है, बस एक फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। सो दैट यू हैव टू नो, ठीक है। अब आते हैं एस्केप वेलोसिटी की तरफ। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि फॉर एनी प्लैनेट या फिर फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी प्लैनेट, इफ दैट ऑब्जेक्ट वांट्स टू एस्केप और इफ दैट ऑब्जेक्ट वांट्स टू गो आउट ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड, देन व्हाट यू डू इज यू अप्लाई एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। वो वेलोसिटी अगर अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो उस वेलोसिटी से अगर वो ऑब्जेक्ट गया तो ही वो एस्केप हो सकता है। सो फॉर अर्थ दैट वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड से हमें जाना पड़ेगा, तब जाके ही जो है हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द मिनिमम स्पीड दैट इज रिक्वायर्ड, उसके ऊपर कितना भी रहेगा तो भी चलेगा, यू विल एस्केप। ओके, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इज गिवन हियर, इस पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मैंने बोला है ना, √2gm/r, ओके, इज इक्वल टू √2gr, तो ये gm/r जो था उसमें पता है ना, हमने g का वैल्यू निकाला था gm/r², करेक्ट। तो ये उसमें जगह क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये g इज इक्वल टू gm/r², और इसमें जो ऑलरेडी नीचे r है यहाँ पे, तो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ये r, तो ये और ये कट ऐसे बच के हमको जो ये नीचे का वैल्यू आ जाता है, सो वी गेट 2gr। ओके, सो एवर m इज मास ऑफ अर्थ, r इज रेडियस, और इसमें जो है ये 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हमको मिला है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ आते हैं अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है, पहले तो जैसे पता है कि अटेम्प्ट हुआ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का वेरियस साइंटिस्ट की तरफ से,
फिर एक स्ट्रक्चर बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और फिर वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के हमको ट्रेंड्स फाइंड करने हैं। ओके, तो अटेम्प्ट टू क्लासीफाई किसने किसने किया? पहले डॉबर्नियर ने किया, करेक्ट। डॉबर्नियर ने क्या निकाला? ट्राइड्स निकाला। क्या निकाला? ट्राइड्स। ओके, फिर न्यूलैंड ने क्या निकाला? न्यूलैंड ने निकाला ऑक्टेव्स। ओके, और मेंडेलिव ने क्या निकाला? मेंडेलिव ने निकाला पीरियोडिक टेबल बट बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ओके, मेंडेलिव ने क्या निकाला? बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। तो इन्होंने भी ट्राई किया, डॉबर्नियर ऑल्सो ट्राइड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स यूजिंग ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब 3 एलिमेंटों के उनका सेम प्रॉपर्टीज निकलेगा। ओके, देन न्यूलैंड ऑल्सो ट्राइड, ही ट्राइड ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स क्या होता है? एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैज गॉट सम सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द 8th एलिमेंट। तो पहले का 8 के साथ होगा, सेकंड का 9 के साथ होगा, थर्ड का 10th के साथ होगा। तो वो एलिमेंट से आगे 8 एलिमेंट्स गिनो, तो जो 8वां एलिमेंट निकलेगा उसका और मेरा प्रॉपर्टी सेम है, लाइक दिस। सो ही मेड सच काइंड ऑफ टेबल बट इट ऑल्सो हैड सम प्रॉब्लम्स। देन मेंडेलीव मेड अ पीरियोडिक टेबल, he tried to make a periodic table based on atomic mass, but उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। Then we came to Moseley. Moseley what he did, instead of trying using atomic mass, he started using atomic number, correct? तो उसके बेसिस पे हमें फाइनल एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे वर्टिकल कॉलम्स है, ये सारे वर्टिकल रो, हॉरिजॉन्टल रोज है, और ऐसे पूरा एक पीरियोडिक टेबल है। ओके, अब पीरियोडिक टेबल में ये जो आपको चीज़ दिख रही है येलो, ठीक है, येलो ये जो चीज़ दिख रही है, इसके इस तरफ, ओके, ऑन द लेफ्ट साइड एवरीथिंग इज मेटल्स। ओके, इसके इस तरफ एवरीथिंग इज नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ऑन द राइट साइड एवरीथिंग इज नॉन मेटल्स एंड ऑन द लेफ्ट साइड एवरीथिंग इज मेटल्स। ओके, तो ये बात हो गई। उसके बाद और ये जो बॉर्डर वाले एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से और नॉन मेटल दोनों से मिलती जुलती है। ठीक है, ये सारे मेटल्स इस तरफ के, उस तरफ के सारे नॉन मेटल्स। ठीक है, और ये जो फाइनल वर्टिकल लाइन में जो सारे एलिमेंट्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। ओके, अभी हम ट्रेंड देखते हैं, ये ट्रेंड आपको याद रखना है, बस ये टेबल अगर आप याद रखोगे तो भी बस हो जाएगा। ओके, तो क्या क्या ट्रेंड में देखना है? वैलेंसी क्या होता है पीरियड वाइज जाते हुए, एटॉमिक साइज वाइज जाते हुए वैलेंसी में क्या फ़र्क पड़ता है, सॉरी पीरियड वाइज जाते हुए वैलेंसी में, एटॉमिक साइज में, मेटालिक कैरेक्टर में, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है देखना है। सिमिलरली पीरियड वाइज देखो, वैलेंसी क्या होता है? ग्रेजुअल वेरिएशन है। ठीक है, पीरियड वाइज अगर आप जाओगे तो वैलेंसी कैसा है? ग्रेजुअल वेरिएशन। ओके, मतलब ग्रेजुअली कम 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 या ज़्यादा होता जाता है। ओके, एटॉमिक साइज क्या होता है? कम 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 होता जाता है। पीरियड वाइज अगर आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज जो है वो कम 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 होता जाएगा। देन मेटालिक कैरेक्टर, वो भी कम कम होता। हमने देखा ये साइड लेफ्ट की तरफ सब मेटल्स हैं, आगे जाते जाते वो मेटलॉइड्स बनते हैं और फिर नॉन मेटल्स बनते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डाउन होता है। इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर होता है। तो ये दोनों उल्टा है एक दूसरे के। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है। अभी एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिव आप जोड़ सकते हो साथ में, यू कैन कनेक्ट देम टुगेदर एंड यू कैन कनेक्ट दीज टू टुगेदर। ओके, मतलब एटॉमिक साइज अगर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफकोर्स बढ़ा है, बट उल्टा रीजन है कि बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है इसलिए एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है। ठीक है, दैट वे यू कैन सी। और अगर हम ग्रुप में देखेंगे, ठीक है, अगर हम कॉलम वाइज देखेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वैसे देखेंगे, वर्टिकल कॉलम्स में देखेंगे तो वैलेंसी जो है वो रिमेन सेम। तो किसी भी कोई भी अगर दो आइटम्स हैं जिनका वैलेंसी सेम है, इसका मतलब वो दोनों सेम ग्रुप से हैं। ओके, तो ग्रुप में जितने भी आइटम्स हैं सबका वैलेंसी सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक साइज जो बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है। ओके, ग्रुप में जैसे हम नीचे नीचे आते हैं वैसे एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा। और अगर एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। सो ये जो टेबल है इतना ही आप याद रखोगे तो आपको सारा ट्रेंड पता चल जाएगा। और ये हर ट्रेंड पे आप एक एक लाइन लिख सकते हो। अगर आपको पूछा है 3 मार्क का क्वेश्चन, राइट डाउन द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये पूरा जो है मतलब डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, वो क्या करना कि आप लोग जो है वो एक एक इसको लाइन में लिखना। फॉर वैलेंसी along the period it is gradual variation, atomic size increases, metallic character increases, non metallic character decreases, electronegativity decreases, increases। तो ऐसे you can write। ठीक है, ये हमने टेबल बनाया है ताकि आपको याद रहे, लेकिन आप टेबल नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे? सेंटेंस में इसको लिखो। इसी टेबल को आप याद करोगे और सेंटेंस में लिख दोगे। ठीक है, आगे जाते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इसमें क्या क्या देखना है हमें देखना है बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन से टाइप्स है वो देखने हैं। इसके बाद देखना है करोजन, ठीक है। नाउ व्हाट इज बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन का, पहले केमिकल रिएक्शन जो है उसके रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो। ओके, राइट द केमिकल रिएक्शन विद रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, सारा एक साथ लिखो, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में जो केमिकल रिएक्शन दिया है वो। ओके, नेक्स्ट इज, अब एक छोटा टेबल बनाओ, इसमें जितने भी आइटम्स हैं आपके केमिकल रिएक्शन में उसका जो है नंबर लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, HCl प्लस NaOH इजी या फिर एरो आ जाएगा NaCl प्लस H2O। अभी ये नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है, आपको पता है कि सॉल्ट वाटर आ जाएगा, तो ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर, अब ये अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड है ये रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस, उनको बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, H कितना है यहाँ पे 1 है, करेक्ट, 2H है, ये H है और ये H है, ठीक है। यहाँ पे H कितना है 2H, करेक्ट। फिर इसके बाद लिखेंगे Cl कितना है 1 है, ये 1 है, करेक्ट, तो ये 1 है, ये 1 है। NaOH कितना है, NaOH में Na कितना है, तो Na 1 है, इधर भी Na 1 है। O कितना है 1 है, 1 है, करेक्ट। तो ऐसे अभी ये बैलेंस्ड है। लेट्स से अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे 2HCl आया तो इसमें H2 हो जाएंगे, है ना, जबकि हमने यहाँ पे 3H हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो अब अनबैलेंस करोगे तो आपको ऐसा टेबल बनाना है, तो आपको पता चलेगा कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है, करेक्ट। सो उसके बाद हमें उनको बैलेंस करना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट द बैलेंसिंग द एलिमेंट दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आइटम्स कौन से वाले एलिमेंट में, पहले उसको बैलेंस करो, जिस तरफ कम है उस तरफ वो नंबर बढ़ा दो, ठीक है, एंड फिर वैसे बैलेंस कर दो। ऐसे करते करते जनरली क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उनका नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा हाइड्रोजन होगा या ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, तो यूजुअली इनसे स्टार्ट करते हैं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो या ऑक्सीजन को बैलेंस करो, एंड देन अकॉर्डिंगली जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना स्टार्ट करो, ठीक है, फिर बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स। ओके, तो इस तरह का स्टेप आउट प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है केमिकल, क्योंकि आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिए होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, ऐसा नहीं है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिए होते हैं, नंबर बैलेंस करना होता है, तो उतना ही काम है, ठीक है। सो डोंट वरी, नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के कौन से टाइप होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, उसमें आता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन, थर्मल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन, है ना। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और फिर आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कौन से रिएक्शन है देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डीकॉम्पोजिशन है, न्यूट्रलाइजेशन है और प्रेसिपिटेशन। ओके, डीकॉम्पोजिशन में ये 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, थर्मल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू कोरोजन, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कोरोजन में होता क्या है, ठीक है, कोरोजन का सिंपल एकदम लॉजिक है कि एयर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, ठीक है, एयर और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और वाटर है, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, प्लस आयन जो होता है Fe, करेक्ट, आयन की कोई भी चीज़ बनने वाली है, ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसा केमिकल तैयार हो जाता है, ठीक है, ये रिएक्ट होते हैं ये तीनों, और इसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, या फिर इसको जो है ये केमिकल बन के टूटना चालू हो जाता है, ओके, इट डिसइंटीग्रेट्स एंड स्टार्ट्स ब्रेकिंग आउट, ये आयन जो है वो टूटना चालू हो जाता है। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। कोरोजन होता क्यों है, बिकॉज जो लोखंड है या फिर आयन जो है उसमें ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, एयर में जो ऑक्सीजन वाटर है वो मिलकर एक रिएक्शन करते हैं और एक तरह का केमिकल कंपाउंड बना देते हैं जो ऑरेंज ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। और ये रस्ट पकड़ लेता है, जंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जंग पकड़ लेता है और ये क्या करता है, वो आयन को खराब करने लगता है, एंड आयन जो है वो से बहुत ब्रिटल बन जाता है, एकदम फटाक फटाक से टूटने लग जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज होल कोरोजन का प्रोसेस। ये केमिकल रिएक्शन आप लोग याद कर सकते हो, और जो प्रोसेस मैंने आपको बताई ये केमिकल रिएक्शन है उसको ही वर्ड्स में लिख सकते हो, दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसके अंदर।
ओके, अब इसमें अगर आपको सेंटेंस में देखना है क्या है, तो रस्टिंग ऑफ आयन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। ठीक है, ये कौन सा फिनोमिना है? इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। सेल रिएक्शन क्या होता है? एट एनोड क्या होता है, मतलब Fe पे क्या हो जाता है? Fe पे होता है, Fe टूट के बनता है Fe2+, ये पॉजिटिव आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो ये बनेगा पॉजिटिव, करेक्ट। तो Fe इज ऑक्सीडाइज टू Fe2+, तो Fe क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बनता है? Fe2+। ठीक है, कैथोड में क्या होता है? कैथोड में होता है ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये टोटल मिलके बनते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू फॉर्म वाटर, ये जो ऑक्सीजन है उसके अंदर रिडक्शन होता है टू फॉर्म वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन आयंस माइग्रेट फ्रॉम द एनोड रीजन दे रिएक्ट विथ वाटर एंड further get oxidized to form Fe3+ ions. Okay, a reddish colored hydrated oxide, याद रखना reddish colored, reddish orangish brownish कुछ भी बोल सकते हो, हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। ओके, गॉट इट। तो 2Fe3+ plus 4H2O becomes 4E2O3 H2O plus 6H+ ions. ओके, तो दिस इज दिस। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला चैप्टर जो हमारा है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, सबसे पहला पार्ट इसके अंदर क्या है? द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, हीट एनर्जी इज डिसिपेटेड। फिर H का वैल्यू क्या बनता है? H इज इक्वल टू I² इंटू R इंटू T, करेक्ट। I² क्या होता है? I इज करंट, दिस इज करंट का वैल्यू, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम टेकन। ओके, फिर इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा V इंटू आई इंटू टी। ओके, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हमको फाइनली मिलता है H इज इक्वल टू V² T/R। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो भी ठीक है, सेकेंड वाला याद रखोगे तो भी ठीक है, फर्स्ट वाला याद रखोगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सारों को जो है, ये तीनों फॉर्मूला को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बस V इज इक्वल टू IR वाला जो अपना ओम्स लॉ है उसको लगा के आप इसमें से कोई भी लगा के आप इसको चेंज कर सकते हो। तो I² की जगह पे आप V²/R² लगा दो तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो I² है इसकी जगह V²/R² लगा तो RR कट करो तो V² T/R, यही फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर I² की जगह पे ये R की जगह पे आप V/R लगा दो तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सर्किट में से करंट जाते हुए, इफ देर इज अ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ओके, इट विल प्रोड्यूस एनर्जी, हीट एनर्जी, दैट यू नीड टू नो। ठीक है, इसके बाद वी कम टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इट इज ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हॉट, ओके, एंड प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, दिस वी नो। और ये जो प्रॉपर्टी है गर्म होने का बिकॉज ऑफ करंट इज यूज्ड इन अप्लायंसेस। ओके, so only electrically heating appliances converts most of the electrical energy into heat energy. Okay, this you need to know. The resistance in electrical circuit is just like friction in the mechanics. तो friction जैसे दो हाथ अगर आप रब करोगे एक दूसरे को तो वो जैसे गर्म होते हैं, करेक्ट, वो जैसे गर्म होते हैं, वैसे ही फ्रिक्शन की तरह समझो कि करंट पास हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो उसको जाने नहीं दे रहा, और रेजिस्टेंस उसको जाने नहीं दे रहा तो उनके बीच में फ्रिक्शन हो गया, थोड़ी लड़ाई हो गई, लड़ाई होने की गर्मा गर्मी हो गई, और गर्मा गर्मी हो गई इसके लिए वो हीट प्रोड्यूस हो गया, एंड हीट प्रोड्यूस हो गया तो उसी हीट का हम इस्तेमाल करते हैं इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे इस्त्री हो गया या माइक्रोवेव ओवन हो गया या टोस्टर हो गया, है ना, वाटर हीटर हो गया। तो इन सारों में चीज़ों में वही एक जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्निक। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, अब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये आपको पता है। ओके, देन देयर इज, अभी जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे दिखता है, यहाँ पे आपको ये डायग्राम आ सकता है 5 मार्क के लिए। ओके, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, ये यहाँ पे ए और बी जो है ब्रशेस हैं, ठीक है, सी और डी ये दो रिंग्स हैं आपके पास, ये वाला एक रिंग है और ये वाला एक रिंग है, ठीक है, और एक्स जो है वो आपका एक्सेल है, ठीक है, ये जो है ये जो रॉड टाइप है वो एक्सेल है, इसके अराउंड ये घूमेगा, ठीक है, दैट यू नीड टू नो। यहाँ पे ये सर्किट कनेक्टेड है, ये जो आपका
सी और डी है या फिर ए और बी ब्रशेस है, उसको ये सर्किट आपका कनेक्टेड है, की है, यहाँ पे बैटरी है, बस आपको करंट का फ्लो जानना है कि करंट का फ्लो किस तरफ है। ओके, दैट यू नीड टू नो। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट इज यूज्ड टू ड्राइव द वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स इन होम्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो शाफ्ट है ये पूरा MNST, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपको दिख रहा है, तो इसको जो है दैट यू ये घूमेगा तो जो है हमारा मोटर, मतलब बेसिकली यही घूम रहा है, दैट्स हाउ वी से द मोटर इज रोटेटिंग। सारे मोटर्स आप देखो वो घूमते ही है। ओके, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। ओके, द इलेक्ट्रिक मोटर इज अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट। ओके, इलेक्ट्रिक फैन में, रेफ्रिजरेटर में, जहाँ पे भी फैन का कंसेप्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर होगा। मिक्सर, कोई भी चीज़ ऐसे घूमने वाली हो तो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होगा, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, सब जगह पे। ओके, so when electric supply is given it produces a magnetic field opposing to that of the existing magnetic field। तो जैसे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, करेक्ट। अब ये करंट जो फ्लो होगा, अब हमको पता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट या राइट हैंड थंब रूल वाला लगा सकते हैं लॉजिक, ठीक है। करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो ही होता है खुद का। और ये जो ऑलरेडी नॉर्थ साउथ मैग्नेट की वजह से, मतलब बाहर जो मैग्नेट है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो है हमारा करंट वाला मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है, एंड दैट्स वाई वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, एंड वो मोटर जो है वो घूमता है। ओके, एंड दिस कंटिन्यूज, करेक्ट। सो दिस कंटिन्यूज एंड दैट्स वाई द मोटर कीप्स ऑन रोटेटिंग। सो यू नीड टू नो दिस, ठीक है। डायग्राम याद रखो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में ये 4 या 5 पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हीट। हीट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और लिबरेटेड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज। ओके, जब कोई सिस्टम सॉलिड से लिक्विड में जाता है, या लिक्विड से सॉलिड में आता है, या लिक्विड से गैस में जाता है, गैस से लिक्विड में आता है, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आता है, ये कोई भी चीज़ ऐसे अगर होती हो, ठीक है, कोई भी चेंज ऑफ फेज होता हो, ठीक है, तो ऐसे वक्त में या तो हीट वो सिस्टम गेन करता है या लूज करता है, और ये जो एब्जॉर्ब्ड हुआ हीट है, लिबरेटेड किया हुआ हीट है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। लेकिन क्यों और कब ऐसे ये हीट होगा, जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, फेज इज नॉट एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड बाय एनी फॉल और राइज ऑफ टेम्परेचर, इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो एनी काइंड ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होता है, लिबरेट होता है विथ चेंज इन फेज, बट टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, so that kind of heat is called as latent heat. Okay, so specific latent heat of melting of ice is the heat energy that is liberated when a unit mass of ice at 0 degree Celsius melts into water at 0 degree Celsius। तो आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, करेक्ट। तो ये जो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, अभी दोनों का टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, लेकिन आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, तो ये जो फेज चेंज हुआ दोनों में, वो जो उसमें जो हीट लगा सिर्फ फेज चेंज करने में, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक लेटेंट हीट, या लेटेंट हीट बोल सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब हमको पता है कि दुनिया की सारी चीज़ें जो है वॉट एवर, ओके, वॉट एवर यू टेक, इफ़ यू हीट इट वो फिजिकली एक्सपांड होता है, इफ़ यू टेक आउट हीट फ्रॉम इट, या फिर इफ यू कूल इट, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, बट वाटर अकेला ऐसा चीज है दैट शोज अ डिफरेंट बिहेवियर, बट ये डिफरेंट बिहेवियर टोटल थ्रू आउट नहीं शो करता, इट शोज इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। अभी कोई भी सिस्टम जैसे मैंने बोला, ठीक है, 0 से लेके 4 डिग्री तक जाते हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सपांड होना चाहिए, करेक्ट। बट 0 से 4 डिग्री के बीच में जब वाटर 0 to 4 डिग्री जाता है, व्हाट हैपन्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे 0 to 4 डिग्री जा रहा है, वैसे वॉल्यूम उसका कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, और डेंसिटी क्या हो गया उसका, बढ़ गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है, मास तो उतना ही है ना, हमारा सब्सटेंस जो है वो उतना ही है, बस उसका वॉल्यूम कम हो गया, इसके लिए डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, गॉट इट। तो ये उल्टा बिहेवियर यहाँ पे 0 to 4 डिग्री के बीच में ही उल्टा बिहेवियर है, लेकिन 4 डिग्री के आगे नॉर्मल बिहेवियर है। 4 डिग्री के आगे जैसे उसको एक्सपांड होना चाहिए था, 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री आगे जाते हुए, वैसे वो एक्सपांड होता जाता है,
गॉट इट। और डेंसिटी कर देखेंगे, डेंसिटी फिर कम होते जाता है क्योंकि एक्सपांड होते जा रहा है तो डेंसिटी कम होते जा रहा है। तो दिस इज वेरी नॉर्मल बिहेवियर 4 डिग्री के आगे, लेकिन 4 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के बीच में द बिहेवियर इज वेरी एबनॉर्मल, सो वी कॉल इट एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, द एक्सपांशन ऑफ वाटर व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने वो कॉन्ट्रैक्शन वाला बताया है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और 4 से लेकर 0 तक कूल करते हुए उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन वो एक्सपांड होता है। गॉट इट। सो दिस इज कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, किस लिए? टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, और बॉडी का मास कितना होना चाहिए? 1 kg। तो किसी भी बॉडी जिसका मास 1 kg है, करेक्ट, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है। ओके, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है तो ऐसे टेम्परेचर को क्या करना है हमें? जितना हीट लगेगा इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, उसका फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा थीटा। ये टोटल हीट है, ठीक है, ये मास है बॉडी का, और कितना टेम्परेचर चेंज हो ये, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज C इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये फॉर्मूला में भी आपको जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला पे कितना हीट दिया था, मतलब फॉर एग्जांपल वो कैलोरीमीटर वाला क्वेश्चन जो है, एक बॉडी है, उसको कैलोरीमीटर में डाला है, कैलोरीमीटर में ऑलरेडी पानी था, उसका इतना टेम्परेचर था, और ये जो बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, कैलोरीमीटर जाके कूल हो गया, तो ओवरऑल कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया होगा, वाटर का दिया होगा, तो कुछ तो पूछा होगा दोनों में से कि उसका मास कितना है या इसका मास कितना है, कैलोरीमीटर में जो पानी था उसका मास कितना है, कैलोरीमीटर का मास कितना है ना, हमने जो चीज़ डाली उसके अंदर उसका मास कितना है। तो एनीथिंग कुड बी आस्क्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्लो कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ कम हो रहा है, कहाँ से कहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, दैट यू नीड टू नो। तो सारा खेल जो है ये डेल्टा थीटा का है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी इज गोइंग डाउन व्हेन पुट इन द कैलोरीमीटर, ओके, गोइंग डाउन मतलब इट इज कूलिंग, so already the temperature was high, now it is going down, but if the now you need to understand यहाँ पे heat energy principle, okay, principle of heat exchange you need to know। क्या है principle of heat exchange? It says that whatever energy is lost is equal to the energy gained by other body। अगर दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट है तो जितना भी ये बॉडी ने लूज किया हीट एनर्जी, उतना ही वो वाले बॉडी ने गेन किया, करेक्ट, दैट यू नीड टू नो। तो वो लॉजिक लगा के हम लोग जो है ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी सिंपल। C इज इक्वल टू E बाई एम डेल्टा टी, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट चैप्टर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? लाइट चेंजेस इट डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो हम उसको बोलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन क्या चेंज होता है इसके अंदर? डायरेक्शन चेंज होता है लाइट का। ओके ओके, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये एक ऐसे बॉर्डर है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ से जो जाता है तो उसको एक्चुअली सीधे जाना चाहिए, करेक्ट, लेकिन वो बेंड हो जाता है ऐसे, या फिर इस तरफ बेंड हो जाता है, कोई भी दोनों में तरफ बेंड हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लॉ क्या है रिफ्रैक्शन के? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये बेसिक है कि अगर एक पेपर में हमने ड्रॉ किया इंसिडेंट लाइन, तो आपका रिफ्रैक्टेड लाइट, आपका नॉर्मल जो हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी लाइन जो होता है, दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर ऑन द सेम प्लेन। ओके, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब कोई अगर दो मीडिया दिया है, गिवन पेयर दिया है, एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये आपका सिमिलर स्नेल्स लॉ की तरह है। ओके, स्नेल्स लॉ की तरह है। ओके, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट। फॉर एग्जांपल यही देख लीजिए, यही रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। जैसे ग्लास एक मीडियम है यहाँ पे, एयर एक मीडियम है यहाँ पे, लाइट ए जो है ये ऐसा यहाँ से ऐसे आया, लेकिन अगर इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज लाइट ट्रावल्स स्ट्रेट लाइन, ये नॉर्मल हमने बनाया जिस पॉइंट पे इंसिडेंस है वहीं पे एक परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाया, करेक्ट, लेकिन ये अपना पाथ जो है बेंड करता है, किसकी तरफ आया है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, करेक्ट।
राइट। तो ये रिफ्रैक्शन का तरीका है। नाउ व्हाट हैपेंस, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम। जहाँ पे वैक्यूम है मतलब कोई एयर नहीं है, ठीक है, तो बीच में कोई क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर नहीं है, क्योंकि एयर रहेगा तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वो स्पीड ब्रेकर है लाइट के लिए, करेक्ट। तो कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा बेसिकली एयर में आने की वजह से। ये ग्लास में तो सॉलिड है तो और ज़्यादा स्पीड ब्रेकर, वाटर एक लिक्विड है तो और ज़्यादा स्पीड ब्रेकर, करेक्ट। सो ये स्पीड ब्रेकर जो है वो नहीं है वैक्यूम में, इसलिए लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द वैक्यूम, करेक्ट। और क्या बोल सकते हैं हम कि बाकी कोई अगर मीडियम में आया जाएगा तो जो है उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, करेक्ट, इट स्पीड विल डिक्रीज, राइट। तो अभी इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है कि अगर हम कंसिडर करें कि एक मीडियम में जो है, लेट्स से एयर में, उसका जो है स्पीड ऑफ लाइट v1 है, जैसे इन्होंने दिया है, दूसरे मीडियम में अगर v2 है, करेक्ट, तो हम एक कंसिडर चीज निकालते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन मीडियम 1 टू द स्पीड इन मीडियम 2। तो दोनों मीडियम में जो स्पीड्स है उसका जो कंपैरिजन रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, करेक्ट। सिमिलरली दूसरे मीडियम का पहले मीडियम से कंपेयर करना है तो वो उल्टा हो जाएगा वैल्यू, बस v2 अपॉन v1 हो जाएगा, बाकी कुछ कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, ओके। नाउ वी कम टू डिस्पर्शन, ओके। नाउ व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन मतलब क्या होता है, देखो, द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज सेम इन वैक्यूम, करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ light rays is same in vacuum, but when it passes through a prism, okay, when it passes through a prism, it उसका वेलोसिटी जो है अलग अलग पार्ट्स का चेंज हो जाता है, सारे अलग अलग जो कलर्स हैं उनका चेंज हो जाता है, करेक्ट। सो डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटी, और ये जब से ट्रैवल करते हैं तो इनका क्या होता है, दे डिस्पर्स, ठीक है, या फिर ये जो अलग अलग कंपोनेंट में बन जाते हैं। तो व्हाइट लाइट एक जो स्टार्टिंग में पहले आया था वो जब प्रिज्म के अंदर गया तो वो क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बाद में वो कंपोनेंट्स ही अलग अलग बाहर आ गए, ओके। सो बेसिकली दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मतलब ये जो मतलब ये जो है अलग अलग कंपोनेंट्स में जो फॉर्म होता है व्हाइट लाइट दैट इज कमिंग इनटू द प्रिज्म, और बाहर आते हुए जो अलग अलग लाइट दिख रहे हैं, ये जो फिनोमिना है टोटल, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। फॉर डिफरेंट कलर अ सेम मीडियम हैज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट। अब डिस्पर्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब में भी हो सकता है और प्रिज्म में भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। और मिनिमम डिविएशन कितना है, तो कितना डिविएशन से डिस्पर्शन होता है, तो ये जो है अगर फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन ए बाय साइन आर अगर है तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बाय डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। ए क्या है, ये प्रिज्म एंगल है, मतलब अगर ये प्रिज्म ऐसे है तो ये जो एंगल है प्रिज्म का दैट इज कॉल्ड एज प्रिज्म एंगल, तो ये प्रिज्म एंगल है, करेक्ट। और डेल्टा मिनिमम क्या है, ये मिनिमम डिविएशन है, ठीक है, मिनिमम डिविएशन। वेरी सिंपल फॉर्मूला याद रखने के लिए, ऊपर क्या है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और नीचे क्या है साइन ए बाई 2, ओके। ए क्या है, जैसे मैंने बताया प्रिज्म एंगल, वो बताया जाता है आपको, ठीक है। और डेल्टा एम को जो है दूसरा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू ए। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका, और ए क्या है, प्रिज्म एंगल। तो डेल्टा एम डायरेक्टली हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, गॉट इट। सो मिनिमम डिविएशन है प्रिज्म फॉर्मूला, याद रखो। इसके बाद हम आते हैं लेंसेज की तरफ, ओके। लेंसेज में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, रे डायग्राम, ठीक है। तो हमारे पास कौन से लेंसेज है, कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। कॉनकेव लेंस में ये दो ही डायग्राम बनते हैं, पहले है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटी है तो दोनों तरफ से पैरेलल आएंगे, ठीक है, फिर जो है ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे, करेक्ट। डाइवर्ज हो जाने के बाद अगर हमको ट्रेस बैक करेंगे तो ये फोकल पॉइंट पे ये बनता है, तो इमेज इज पॉइंट इमेज, ठीक है, करेक्ट, पॉइंट वाला इमेज है, ठीक है। इमेज रियल है कि वर्चुअल है भी आप बताओ, बिहाइंड द मिरर बना है तो वर्चुअल है, करेक्ट। सिमिलरली फोकल पॉइंट भी बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, इसमें दो इमेज इसलिए है क्योंकि बाकी फिर कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो बिटवीन इन्फिनिटी एंड, तो ये वाला जो है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है, ओके। तो इन्फिनिटी या पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो जो है आपको इमेज ऐसे ही मिलेगा, ओके। जैसे ये मिला है ना इरेक्ट इमेज, है ना, इरेक्ट मिला है, रियल मिला है, करेक्ट, डिमिनिश्ड मिला है, तो ये जो हमेशा है वो डिमिनिश्ड ही रहेगा, ओके। नाउ लेट्स गो टू इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस।
ओके, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज देखो ऐसे है, तो 6 इमेजेस हम बनते हैं। पहले ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होता तो क्या होगा, इन्फिनिटी पर होगा तो ऐसे जाके यहाँ पे जाके F2 बनेगा, ठीक है। बियॉन्ड 2F रहेगा, बट इन्फिनिटी के और 2F के बीच में, लेकिन 2F के ज़्यादा पास में। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या करना है हमेशा, देखो रे डायग्राम बनाते हो, ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, ओके, व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट यूज एनी 2 लाइट्स, 2 rays of light that will go through the your lens, okay, so one light should always be parallel। तो देखो अगर आप एक रे ऑफ लाइट जो है वो हमेशा पैरेलल है, यहाँ पे भी पैरेलल है, यहाँ पे एक पैरेलल है, यहाँ पे एक पैरेलल है, यहाँ पे भी पैरेलल है, यहाँ पे भी पैरेलल है, ओके। और दूसरा जो है वो पोल से पास हो रहा है, ऐसे दिखाओ, तो ये जो है पोल से पास हो गया, ये वाला भी पोल से पास हो गया, दिस ऑल्सो पासिंग थ्रू द पोल, दिस ऑल्सो पासिंग थ्रू द पोल एंड दिस ऑल्सो पासिंग थ्रू द पोल। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द पोल, ठीक है, पोल से जब पास हो जाएगा, तो पोल से जब पास होगा तो सीधे पास होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बिकॉज इट इज पोल से मतलब बिटवीन द सेंटर में है लेंस के, तो सीधा जैसे जैसे भी आएगा वैसे पास होगा। लेकिन बाकी कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल जो पैरेलल एडर है, बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इज कन्वर्जिंग लेंस, सो इट विल कन्वर्ज टू वेयर फोकल पॉइंट, तो स्ट्रेट लाइन जाने के बाद इट विल ऑलवेज पास टू द फोकल पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन आने के बाद, पैरेलल आने के बाद पास इट थ्रू फोकल पॉइंट, यहाँ पे भी देखो पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट। व्हेन यू पास थ्रू द फोकल पॉइंट, तो ये वाला लाइन पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट एंड द वन विच पास थ्रू द पोल, ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होंगे देयर विल बी योर इमेज। तो जैसे अभी देखो ये वाला और ये वाला यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ये वाला यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, दिस कमिंग टू इंटरसेक्ट हियर, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा, तो इमेज कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा, और यहाँ पे होगा नहीं इंटरसेक्ट, लेकिन इसको ट्रेस बैक करेंगे तो ये बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, ओके। तो दिस इज अ वर्चुअल इमेज, ये अकेला इमेज जो है वो वर्चुअल है, बाकी सारे क्या है, रियल है, ओके। ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ओके, दिस इज वर्चुअल, ठीक है। अब बाकी सारे इमेज देखो, इसमें देखो इस केस में इमेज छोटा है, इस केस में भी इमेज छोटा है, इस केस में इमेज बड़ा है, इस केस में बहुत बड़ा है, बिकॉज इन्फिनिट लाम है ना, इन्फिनिटली दूर है, ओके। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो। 2 रे निकालो, एक पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को और एक डायरेक्टली पोल में से जाएगा, कोई टेंशन नहीं, जहाँ पे इंटरेस्ट होगा वहाँ पे इमेज आपका फॉर्म होगा, ओके। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। लेंस फॉर्मूला देखना है, क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ओके। हमेशा याद रखना 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर नहीं है, रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है, ओके। रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर्स में आता है, मिरर्स में जाओगे तो ये प्लस होगा, लेकिन और वो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर आपको 9th में है, तो आप लोग 9th में हो नहीं, 10th में हो, 10th में आपको क्या है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है तो माइनस आएगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ओके। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू v/u, जितना इमेज का साइज है और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उनको कंपेयर करो, करेक्ट। एंड दैट लास्ट इज पावर, पावर ऑफ लेंस क्या आ जाएगा, 1/f, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, ओके। 1/f कर दो, जो कुछ भी रेसिप्रोकल है दैट विल बी द रेसिप्रोकल का वैल्यू जो है दैट इज द पावर ऑफ द लेंस, ओके। चलो इसके बाद आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो ये भी जरूरी है, डिफेक्ट कौन से हैं। फर्स्ट डिफेक्ट इज मायोपिया, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, ओके। मायोपिया मतलब नियर, मतलब पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती, ओके। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रो में क्या है, फायर साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखती, ओके। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया मतलब दोनों प्रॉब्लम है, दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, ओके। अभी मायोपिया में प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे रेटिना है, ओके, यहाँ पे अगर रेटिना है, ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है हमारे आईज का जो ओरिजिनल लेंस है उसके वजह से इमेज इज फॉर्मिंग बिफोर द रेटिना, ओके। इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए था, तो बिफोर द रेटिना फॉर्म हो रहा है, करेक्ट, मतलब पहले ही जाके कन्वर्ज हो रहा है, गॉट इट। तो हम चाहते हैं कि बाद में कन्वर्ज हो, तो क्योंकि बाद में कन्वर्ज हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कॉन्वेक्स लेंस से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा, और थोड़ा फैल जाएगा तो उसके बाद जो है
ये ऐसे फैल जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे आके मिल जाएगा, करेक्ट, रेटिना पे जाके ये हो जाएगा। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में द इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रहा है, इंटरसेक्ट जो हो रहा है वो बिहाइंड द रेटिना हो रहा है, करेक्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लाना पड़ेगा एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से क्या हो जाएगा, ये और ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएगा, तो जल्दी कन्वर्ज होकर जो है रेटिना पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा और थोड़ा लेट कन्वर्ज होगा, मतलब लेट इंटरसेक्ट हो जाएगा। लेट इंटरसेक्ट होगा तो बराबर रेटिना पर इंटरसेक्ट होगा, और इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत लेट इंटरसेक्ट ऑलरेडी हो रहा है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या करेंगे, इसको जल्दी इंटरसेक्ट कराएंगे, ठीक है। और प्रेस बायोपिया सेम, कॉन्वेक्स लेंस लगा के क्या करेंगे, जल्दी इंटरसेक्ट करा देंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मेटलर्जी। ओके, नाउ मेटलर्जी में क्या क्या देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। ओके, तो क्या क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन है उसके अंदर, रिएक्शन विद वाटर है, करेक्ट, रिएक्शन विद एसिड है उसके अंदर, रिएक्शन विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड है, और रिएक्शन विद नॉन मेटल्स है। तो ये सारे रिएक्शन हमको पता होने चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज, कि ऑक्सीजन का रेट करेगा तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, वाटर के साथ रेट करेगा तो क्या बनता है, डाइल्यूट हो जाता है, इसके साथ रेट करेगा सॉल्ट और मेटल के साथ रेट करेगा तो क्या बनता है, नॉन मेटल के साथ रेट करेगा तो क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रेट करेगा तो नाइट्रेट बनता है, एसिड के साथ रेट करेगा तो एसिड बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आएंगे नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, अगेन रिएक्शन ऑक्सीजन, डाइल्यूट एसिड, वाटर और हाइड्रोजन। तो इसमें ये चार ही नॉन मेटल्स का जो है ये चार ही रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीजन के साथ होता है, डाइल्यूट एसिड के साथ होता है, वाटर के साथ होता है और हाइड्रोजन के साथ होता है। ओके, सो दिस 4 रिएक्शंस यू नीड टू नो। देन वी कम टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओके, ओर क्या होता है, कैसे करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ओर से जाते हैं पाउडर डोर की तरफ, ठीक है, फिर करते हैं रिमूवल ऑफ गैंगवे या गैंग, ठीक है, फिर उसका करते हैं हाइड्रोटिक वॉशिंग विद कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स, उसके बाद हम करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन फॉर सल्फाइड्स, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, और लीचिंग। तो रिमूवल ऑफ गैंगे के तरीके कौन से हैं, हाइड्रोटिक वॉशिंग है किसके लिए, कार्बोनेट्स और ऑक्साइड्स के लिए, फ्रॉथ फ्लोटेशन है किसके लिए, सल्फाइड्स के लिए, मैग्नेटिक सेपरेशन है जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता हो उनके लिए, और लीचिंग है एजी सॉल्ट बोल रहा हूँ सॉरी, गोल्ड सिल्वर ऐसी चीज़ों के लिए, ओके, एल्यूमिनियम ये सब चीज़ों के लिए। देन वी कम टू कॉन्सेंट्रेटेड ओर, फिर कॉन्सेंट्रेटेड ओर के बाद क्या करना है, कैल्सिनेशन करना है, रोस्टिंग करना है सल्फाइड्स के लिए, ऐसे। अब ओर में से मेटल एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। जो मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन उनके लिए क्या करते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन खुद के साथ भी बहुत रिएक्ट होता है, मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन। देन दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन, कौन से, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे हाइड्रोजन लेस रिएक्ट करते हैं। ओके, सो ओवरऑल ये नाम है उनके, जैसे पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, टिन Sn, लीड Pb, हाइड्रोजन तो है ही, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, यू नो दैट। ओके, सो ऐसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, डाउनवर्ड साइज है इसका, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड है इसका, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसके नीचे ज़्यादा देते हैं दे आर लेस रिएक्टिव। ओके, गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, देन वी कम टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अभी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं देखो, हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो इनका कैसे करते हैं देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कैसे करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, बॉक्साइट होता है मोस्टली, इसके अंदर 2 प्रोसेस है, बायर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में दिस हैपन्स। ओके, एल्यूमिनियम का एग्जाम हमने लिया है, ये स्टील टैंक है, यहाँ पे मोल्टन एल्यूमिनियम हमको बाद में मिलता है, ये एनोड पे ग्राफाइट है, कैथोड पे ग्राफाइट लाइनिंग है। ओके, और ये मिक्सचर है एल्यूमिना का, एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोफाइट, ये पूरा मिक्सचर है जो हमने ओर से लिया था। गॉट इट, सो ये आपको याद होना चाहिए। देन कम्स टू द लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं,
फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो ये देखने वाले हम लोग। फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज क्या क्या है? फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं। उसमें आता है अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप और उनका होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो पहले लेट्स से मीथेन है, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4। मीथेन है CH4। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? CH4। ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम C दिख रहा है CH4 में, C एक कार्बन आइटम है। नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, एक ही यूनिट है CH2 का। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -162। ओके, ईथेन का देखो C2H6 फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3CH3 होगा ऐसे वाला। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 2 है, CH2 के आइटम्स 2 है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -88.5 डिग्री। ऐसे प्रोपेन का हो गया, ऐसे ही ब्यूटेन का हो गया, पेंटेन का हो गया, हेक्सेन का हो गया। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये टेबल जानने के लिए, और आपको याद कर सकते हैं इसको, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला के बेसिस पे याद हो सकता है, ऐसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो देख के पता चलता है। CH2 तो स्ट्रक्चरल फार्मूला देख के पता चलता है, ये भी एक CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ CH2, यहाँ CH2, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी CH2, तो नंबर 5 हो गया, यहाँ पे 6 है, तो ये देख के पता चल जाता है। नॉमेनक्लेचर कैसे होता है देखते हैं। रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, पेरेंट चेन जो होगा वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, जो भी हमारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा दैट विल बी द पेरेंट चेन। फिर नंबर ऑन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सच अ वे दैट द ब्रांच ऑलवेज गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो ब्रांच अगर कहीं से भी बन रहा है, ठीक है, तो कार्बन चेन को नंबरिंग, जो पेरेंट चेन है उसका नंबरिंग ऐसे देना कि जो ब्रांच चेन है वो उसका नंबर सबसे छोटा हो। अगर लेट से 4 कार्बन आइटम का ऐसे हमारा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, C और ब्रांचिंग जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, लेट से मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पे, लेट से ये ऐसा ब्रांचिंग है। तो अगर हम नंबर कैसे देंगे? हम नंबर देंगे 1 2 3 4, तो ये ब्रांच को नंबर कौन सा मिला? 2, तो नंबर छोटा है। लेकिन अगर नंबर हमने ऐसे दिया था 1 2 3 4, तो ब्रांच का नंबर क्या होता? 3। तो हमें क्या करना है कि ब्रांच को जो है वो लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो ये सही तरीका है ब्रांच को या फिर कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को जो नंबरिंग करने का। गॉट। स्मॉल कार्बन चेन्स को अल्काइल ग्रुप्स डेराइव फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेराइव होते हैं। फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फाइनल क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब क्या? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा? ईन आएगा डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है, ये आपको पता है। डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा? ईन आएगा, और आइन आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, करेक्ट। फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। इफ द फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट देन नंबर स्टार्ट विद एंड नियर टू द ब्रांच है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है लेट से, तो उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं देन व्हाट यू डू, जो भी कोई और ब्रांच होगा उसका लीस्ट पॉसिबल नंबर, जैसे हमने यहाँ पे देखा था पहले, वो लगा देना है, ठीक है। फिर आते हैं नॉमेनक्लेचर, जैसे अगर देखो कैसे प्रीफिक्स सफिक्स लगाना है। अल्केन है तो एन आएगा, अल्कीन है तो ईन आएगा, ठीक है, अल्काइन है तो आइन आएगा। हैलो अल्केन है, ठीक है, कोई हैलोजन एटम है तो प्रीफिक्स क्या आएगा? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ठीक है, आइडो, ऐसे प्रीफिक्स आएंगे। अल्कोहल होगा तो ऑल आएगा, ठीक है, पेंटॉल, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, पेंटेनॉल, वैसे। एल्डिहाइड होगा तो एल आएगा, पेंटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल, वैसे। कीटोन होगा तो ओन आएगा, ब्यूटोन, मीथोन, ऐसे, ठीक है। कार्बोक्सिलेट होगा तो ओइक एसिड, ठीक है, ब्यूटोइक एसिड, टेट्राइक एसिड, ऐसे, दिस कैन कम। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट है कंबशन, ऑक्सीडेशन, सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एस्टेरिफिकेशन और डिहाइड्रेशन। तो ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे कार्बन कंपाउंड्स के। ओके, कंबशन एक प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है, सब्सटीट्यूशन है, एडिशन होता है, एस्टेरिफिकेशन होता है और डिहाइड्रेशन होता है। तो ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने हैं। फिर हम आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ, ओके, दैट इज स्पेस मिशंस। अब
स्पेस मिशन क्या क्या देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट? एनी सेलेस्टियल बॉडी दैट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, और जो हमने बनाया है, ओके, मैन मेड होता है, दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ओके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उनमें हमको सैटेलाइट के नाम देने हैं, उनके लॉन्चर है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स है, ठीक है। फिर जो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका फॉर्मूला है mv/c² वाला फॉर्मूला जो है वो हमको पता है। और जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, ओके, वो सैटेलाइट का दैट इज √2gm/r+h। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं, मोस्टली आता नहीं है ये फॉर्मूला के बेसिस पे, बस देने के लिए दे रखा है, ओके। देन वी गो टू स्पेस डेब्रिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट कैन कम फॉर 5 मार्क्स, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्क के लिए आपको आ सकता है, ओके। क्या होता है स्पेस डेब्रिस? स्पेस डेब्रिस मतलब जो जंक जो है, कचरा जो है स्पेस में रह गया है, व्हाट इज दैट? इट इज मेड अप ऑफ ऑल नॉन फंक्शनल, मतलब जो हमने पहले भेजे थे लेकिन अभी काम नहीं करते, ओके, उनका काम हो गया है या उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे सारे जो सैटेलाइट्स है या जो कुछ भी हमने स्पेस में भेजा है वो अभी तक वैसे ही स्पेस में है, तो उनका कचरा जमा हो गया है, ओके। तो ये जो कचरा जमा हो गया है, स्पेस डेब्रिस इज मेड अप ऑफ ऑल नॉन फंक्शनल एंड नॉन यूजफुल मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ओके, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। डेब्रिस कैन बी हार्मफुल टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो अभी जो हम सैटेलाइट भेजेंगे उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेस में जो है वो बिना काम की चीज़ें वो सारी अभी भी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो प्रॉबली हम जो अभी नया भेजेंगे उसके आड़े आ सकता है, इट कैन कम इन बिटवीन, या अभी जो वर्किंग है उनके बीच में दिस स्पेस जंक कैन कम। सो इट इज रियली नेसेसरी टू मैनेज दिस डेब्रिस, ओके। सो या दैट्स इट, यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको भी करके जाएंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारे के थ्रू आप जाइए, एक बार एक देखिए, सारी चीज़ें जो है वो जैसे मैंने बताई है, 1 मार्क का आ सकता है, 2 मार्क का आ सकता है, 3 मार्क का, 5 मार्क का। 5 मार्क में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, स्पेस डेब्रिस वाला आ सकता है, या इलेक्ट्रिक मोटर वाला आ सकता है, या केपलर लॉ और उसका डेरिवेशन वाला आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी सारे गिव रीजन में जैसे आ सकता है हमारे केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम व्हेन कूल्ड फ्रॉम, या फिर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें आप रीज़न दे सकते हैं, एनोमलस बियर वाटर, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है, ये सारी चीज़ें। तो गिव रीजन में वैसे वाले क्वेश्चंस, केमिस्ट्री वाले जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो सारे आ सकते हैं, ओके। 3 मार्क और 2 मार्क में तो सारे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 मार्क के लिए आप जैसे मैंने आपको बोला कि 4 लाइनें वैसे कुछ लिखना है, 3 मार्क का है तो 6 लाइनें या 8 लाइनें तक आप लिख सकते हो, 5 मार्क का है तो 10 लाइन्स मिनिमम चाहिए, उसके आगे आप ज़्यादा लिख सकते हो। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट यू नीड टू नो। ये सारे फार्मूलाज, जितने भी 2-3 फार्मूलाज है, जैसे हमने देखा हमारा 2 फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज़ योर लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, नॉट लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, एंड दूसरा है ग्रेविटेशन फार्मूला, ओके, F = gmm/r², वो वाला फार्मूला। तो ये 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के जो है बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए, ओके। तो ऐसे सारी आप जो है तैयारी कर सकते हैं, अगर किसी ने कोई भूल गया है या कुछ है तो ये सारी जो है चीज़ें एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब कुछ मत पढ़िए अगर आप नहीं चाहते तो, एंड go through this important concept and that will be okay for your exam. So that's it for the session today, and all the best for your exams, and write your paper well. Thank you so much.